मैंने आपको ग्रुप में शेयर किए थे। किसी को इशू है, कोई क्वेश्चन है उसमें से तो पूछ ले। अदरवाइज आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे कि हमने अपने मेन आर्गुमेंट को कैसे लिखना है। पहले आज हम एक ऐसे की कंप्लीट आउटलाइन देखते हैं, उसका इंट्रो देखते हैं, उसका डेफिनेशन पैराग्राफ देखते हैं, और फिर हम करते हैं कि हमने उसका मेन आर्गुमेंट कैसे लिखना है। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। हाँ स्टार्ट करो रिकॉर्ड। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम किस हवाले से? लास्ट क्लास के हवाले से। ओवरऑल हम लोगों ने काफी चीजें सीख ली हैं। जो भी हमने क्लास में चीजें सीखी हैं उसके लिहाज से आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हम थोड़ी सी ओपन डिस्कशन रखते हैं कि आपको तैयारी शैयारी कैसे करनी है, क्या आपको इशू आते हैं इसके अंदर, क्योंकि पेपर्स की डेट आ गई पीएमएस मिनिस्टीरियल की। ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि आपने क्या चीजें इंप्रूव करनी है, तो आपके हमें पता है कि 3 पेपर होने हैं, जीके का आना है, इंग्लिश का आना है और उर्दू का आना है। तो इसके लिए मैम सबसे आपको पहली चीज, असिस्टेंट का जो टेस्ट है वो कब होगा, मतलब किस डेट को होगा? किस चीज का? जी ये जो बीपीएस असिस्टेंट जो है 16 आई थिंक। कौन से ग्रेड की पोस्ट है? 16, 16 17 इसका ऐसे है। इसका तो 1 पेपर होता होता है। एक ही होता है एमसीक्यू उस पर। हाँ जी, हाँ जी। तो इनकी आपको डेट पता है कि इनका मतलब कब होगा टेस्ट वगैरह? नहीं नहीं नहीं, इनकी नहीं मुझे पता डेट्स वगैरह। तो ओवरऑल तैयारी के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो आप लोगों का जीके स्ट्रांग होना चाहिए। जीके के बाद आपका इंग्लिश ऐसे स्ट्रांग होना चाहिए और फिर उर्दू ऐसे। तो इन तीनों चीजों को अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले रिकमेंड किया जाता है कि आप इंग्लिश के लिए एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें जिसमें सबसे बेहतरीन है डॉन। और उर्दू का भी एक आप न्यूज़पेपर पढ़ें जिसमें बेहतरीन है जंग का, ताकि आपको आइडिया होता रहे कि करंटली मुल्क के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं। उसके लिहाज से आपको प्लेटफॉर्म्स के नाम पता चलते रहते हैं कि कौन कौन सा प्लेटफॉर्म अपना रोल प्ले कर रहा है, कौन कौन से मुल्क आजकल क्या अप्रोच यूज कर रहे हैं उसको कैटर करने के लिए, ओवरऑल क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स चल रहे हैं। तो इस तरह की काफी डिटेल आपको पता चलती रहती है आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो। आपका सेकेंडली आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाता है। आपको उस लिहाज से काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे यूज करते हैं, अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर की क्वालिटीज क्या होती हैं, और वोकेबलरी अच्छी कैसे यूज की जा सकती है, कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें किस प्रपोजिशन के साथ यूज करना है। तो इस तरह की बेसिक चीजें होती हैं जो आपको न्यूज़पेपर से पता चलती हैं। अब न्यूज़पेपर में आपने पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता। आपने जो न्यूज़पेपर का डॉन का सेंट्रल पेज होता है ओपिनियंस और एडिटोरियल्स वाला, वो पढ़ना होता है, क्योंकि उसी के अंदर सारे मेजर टॉपिक्स चल रहे होते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन चल रही होती है। उसके अलावा आगे पीछे के जो न्यूज़पेपर के पेजेस होते हैं वो सारे इंफॉर्मेशन का क्लस्टर होते हैं। लेकिन जो सेंट्रल पेजेस होते हैं उसमें एडिटर्स ने, राइटर्स ने अपनी ओपिनियन दी होती है। और ओपिनियन से फिर आपको भी पता चलता है कि आपने कोई आर्गुमेंट बिल्ड करना है तो कैसे करना है, क्योंकि योर ऑल एग्जाम इज अबाउट योर ओपिनियन। कि ऐसे के अंदर एग्जामिनर कोई चीज पूछता है तो आप अपना स्टांस देकर, अपनी ओपिनियन देकर उसको प्रूव करते हैं कि ये चीज है तो इस तरीके से है, इसका फैक्ट एंड फिगर ये है और इस तरह से है। तो ये आपकी डिटेल होती है जो आपको हेल्प आउट करती है।
तो न्यूज़पेपर के ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, इससे आपको फैक्ट्स एंड फिगर पता चलते रहते हैं, करंट चीजें पता चलती रहती हैं, तो काफी कुछ आपका इसके अंदर हेल्प आउट हो जाता है। इसी तरीके से आप उर्दू का न्यूज़पेपर पढ़ें। उर्दू के न्यूज़पेपर में भी आपने सेंट्रल वाला पेज पढ़ना होता है जिसमें ओपिनियंस होती हैं, जिसमें उन्होंने अपनी आरा लिखी होती हैं। वहां से आपको पता चलेगा कि करंटली मुल्क में क्या चल रहा है, लोगों की आम राय की इसके बारे में क्या सोच है, पॉलिटिकल पार्टीज का इसके बारे में क्या स्टेप है। यहाँ से आपको बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर और उर्दू न्यूज़पेपर तो मस्ट है आप लोग की प्रिपरेशन में। सीएसएस पीएमएस की किसी ने भी तैयारी करनी है उसे सबसे पहले रिकमेंड ही ये चीज की जाती है। और जीके के अंदर तो आपने तैयारी करनी हो तो जीके के लिए रिकमेंड करते हैं कि मैंने जब अपनी जीके की तैयारी की थी तो मैंने सेक्शन वाइज तैयारी की थी। लाइक अब मुझे पता है कि जीके के पेपर में इस्लामियात में से भी सवाल आना है, जीके के पेपर में पाकिस्तान अफेयर से भी आना है, मैथ से भी आना है, वर्ल्ड जियोग्राफी से भी आना है, मुल्कों के कैपिटल से भी आना है, बाउंड्री से आना है, ओशियंस का आना है, सीज का आना है। तो इस तरह मैंने डोमेन बनाई होती थी कि पहले मैंने 3-4 दिन देने हैं पूरी जियोग्राफी को, जिसमें मुझे पूरे कॉन्टिनेंट्स का पता होगा, ओशियंस का पता होगा, स्टेट्स का पता होगा, बेस का पता होगा, कैपिटल्स का पता होगा, करेंसीज का पता होगा। तो ये सारी डिटेल आपको वहां से पता चल जाती है, वो आपके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बन जाते हैं। फिर आपको पता है स्पोर्ट्स सेक्शन में से वो लाजमी सवाल पूछता है कि इसका वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ, ट्रॉफी किसने जीती, इसका वुमेन ऑफ द मैच कौन था, मैन ऑफ द मैच कौन था, रन्स किसने ज्यादा बनाए, फुटबॉल की आ जाएगी तो किसने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, फाइनल फाइनल गेम जो थी वो किस मुल्क में हुई। इस लिहाज से काफी चीजें वो पूछता रहता है। तो फिर 3-4 दिन लगा के स्पोर्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयार करें। तो थोड़ा इस तरीके से टाइम लगा के ना सारी डोमेन्स हमने तैयार करनी होती हैं। तो इट्स बेटर कि आप दिन के कुछ हिस्से को स्पेसिफिक करें न्यूज़पेपर पढ़ने में, फिर स्पेसिफिक करें जीके को तैयार करने में, और उसके बाद फिर स्पेसिफिक करें सेल्फ राइटिंग में, जो आपको ऐसे के अंदर हेल्प आउट करती है। कि आपने दिन भर न्यूज़पेपर में जो चीज पढ़ी है, एक एडिटोरियल अगर पढ़ा है उसमें से आपने अच्छे सेंटेंसेस चूज किए हैं, अच्छी वोकेबलरी चूज किया है, अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर चूज किया है, तो अब आप उस एक पैराग्राफ की जो आपने 8-10 एडिटोरियल, 3 एडिटोरियल होते हैं और 4 ओपिनियंस होते हैं, तो आपने जितने भी पढ़े हैं उनमें से कोई एक पैराग्राफ चूज करके उसकी प्रेस लिख लें, शॉर्ट पैराग्राफ बनाने की कोशिश करें ताकि आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी आए जो आपने ऐसे में करनी है। तो ये 8-10 चीजें होती हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ये बेसिक्स ही मैंने आपको बता दी। अब इसके लिहाज से आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछें। आज हमारा एक्चुअली डिस्कशन बेस्ड लेक्चर है क्योंकि ये हमारा काफी टाइम से मिस हो रहा था। तो आप लोग की जो भी क्वेरीज हैं सारी, जो भी किसी को अगर इशू है कि ये चीज कैसे तैयार करनी है, इसको कैसे डील करना है, तो वो इसमें पूछ सकता है, क्योंकि मेजर पार्ट हमारे ऐसे का हो गया हुआ है। अब बस हमने एक लेक्चर लगाना है मेन आर्गुमेंट पर, और एक लेक्चर हमने लगाना है कॉजेस रिकमेंडेशन पर, और एक हमारा लगेगा कंक्लूजन पर। कंक्लूजन सबसे आसान है, रिकमेंडेशन वाला और मेन आर्गुमेंट वाला भी इजी है, वो भी आसान है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो वो अब हम कर लेंगे, लेकिन आपके अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई इश्यूज हैं तैयारी के लिहाज से, नोट्स के लिहाज से, किसी को कोई भी मसला है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहा है? साद मुआज जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, साद नवाज मैम, कहने ये बताइएगा कि जीके के लिए कोई बुक रिकमेंड करेंगी आप, या ऑनलाइन ही बंदा कर ले तैयारी यूट्यूब से, गूगल से? इतना डिपेंड करता है कि आपकी अपनी नेचर क्या है। मेरी नेचर यह है कि मुझे किताब से कभी चीजें तैयार नहीं होती। मतलब वन लाइनर मैंने जीके की 2-3 किताबें खरीदी थी, मैंने पैराग्राफ वाली भी खरीदी थी जिसमें वो पूरी हिस्ट्री से शुरू करता है और सारी बात बताता जाता है, उसमें से आप फिर चीजें तैयार करते हो। मैं ऐसे कभी भी तैयार नहीं कर सकी थी। ये हर बंदे को अपने लिहाज से, अपने पोटेंशियल के लिहाज से देखना पड़ता है कि विच मेथड सूट्स यू, आपको कौन सा मेथड सूट करता है। तो मैंने जब देखा, पहले मैंने ना CSSPMS की जब तैयारी शुरू की थी, तो सबसे पहले मैंने भी लोगों से यही सुना था कि भाई आपको बड़ी किताबें खरीदनी पड़ती हैं, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। मैंने किताबें खरीदी, मैंने सपोज पॉलिटिकल साइंस से सबसे पहले तैयारी करनी शुरू की थी। आप लोगों का तो ये मिनिस्टीरियल है, इसमें तो होता ही नहीं है, लेकिन मेरा तो दूसरे वाला था, मैंने तो 12 पेपर देने थे सारे। तो मैं बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या। मैं किताबें खरीद के लाई, मैंने कहा चलो पॉलिटिकल साइंस से शुरू करना है। मैंने पॉलिटिकल साइंस खोला, उसमें प्लेटो है, सोक्रेटिस है, अरिस्टोटल है। तो टॉपिक मैंने शुरू किया प्लेटो का। अब मुझे कुछ नहीं पता,
कि क्या इसकी हिस्ट्री है, ये बंदा कौन है, इसने क्या चीजें बताई हैं, क्या इसकी थेरीज थी। मैंने किताब से पढ़ना शुरू किया, मुझे एक लफ्ज समझ नहीं आया। मैंने कहा यार सब लोग कहते हैं कि बुक रीडिंग करनी पड़ती है, आपको इतना कुछ पता आना चाहिए फिर ही आप कर सकते हो, लेकिन मुझे काफी कंफ्यूजन हुई चीजों के लिहाज से। तो मैंने फिर कहा कि बुक इज नॉट माई वे, मैं यहाँ से चीजें नहीं तैयार कर सकती। तो मैंने फिर यूट्यूब को यूज करना शुरू किया। मैंने कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट का होता था, कुछ भी होता था, करना होता था ना, मैं यूट्यूब से ही उसे तैयार करती थी। तो फिर मैंने हल सोचा कि यार मैंने जो चीज तैयार करनी है ना, मैं उसे यूट्यूब पे लिखूंगी। यूट्यूब के मुताबिक उसका एक लेक्चर आ जाता है, 8-10 आपके पास ना उस रेलिवेंट वीडियोस आ जाती हैं, काफी बंदों ने पोस्ट की होती हैं बनाकर। उसमें से जो आपको सूटेबल लगता है ना, आपने वो एक चैनल चूज करके फिर उससे सारी चीजें तैयार करनी होती हैं। तो मैं ऐसे करती थी। फिर मैंने जो टॉपिक तैयार करना होता था, बेशक वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैंने वो टॉपिक लिख लिया। मैंने उसके ऊपर 2-3 घंटे लगा के यूट्यूब से वेब सर्फिंग कर ली कि कौन सा चैनल मुझे अच्छा लग रहा है, जिसमें उसने डिटेल कॉम्प्रहेंसिव सारी चीजें की हुई हैं। तो मैं फिर उस चैनल को चूज करके उससे अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेती थी। और मुझे वो फिर इंटरव्यू डे तक मैंने अपने उन्हीं एक नोट से तैयारी की थी। मेरी सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुई थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं एलोकेशन से रह गई थी। रिटर्न इंटरव्यू मेरा सब क्लियर था, सिर्फ सीट्स की वजह से मेरी एलोकेशन रह गई थी। तब 43 सीट्स थी और मेरा मेरिट नंबर 53 था। तो फिर मैंने इस तरीके से तैयारी शुरू की कि मैंने अपने नोट्स बनाए, और मुझे सेकंड अटेम्प्ट तक मैंने उन्हीं अपने जो मैंने पहले 6-7 महीनों में तैयारी करके नोट्स बनाए थे, वही यूज किए थे। क्योंकि वो चीज़ मैंने यूट्यूब से समझ के खुद अपने हाथों से कॉम्प्रिहेंड करके एनालाइज करके लिखी हुई थी। तो वहां से मुझे समझ आ गई कि यार मैंने ऐसे ही तैयारी करनी है। तो मेरा तैयारी करने का ये तरीका था। आपने अपने आप को एक्सप्लोर करना होता है कि व्हाट वुड बी योर वे ऑफ प्रिपरेशन, फिर आपको पता चलता है आप कैसे करोगे। उसके बाद से मैंने कभी किताब से कोई चीज तैयार नहीं की, मैंने जीके तक हर एक चीज यूट्यूब से तैयार की। अब मैंने आपको बताया जीके के आपने कंपार्टमेंट्स बनाने हैं, तो स्पोर्ट्स का करना था वो मैंने यूट्यूब से तैयार किया, ज्योग्राफी का करना था वो यूट्यूब से तैयार किया, पाकिस्तान अफेयर्स की हिस्ट्री करनी थी वो यूट्यूब से की। हर चीज मैंने यूट्यूब से तैयार करके अपने हाथ से नोट्स बनाए हुए हैं। मेरी स्टडी टेबल पे किताबें जरूर मौजूद हैं, लेकिन मैंने किताबों के ऊपर एफर्ट नहीं की थी। किताबों से ज्यादा मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, और हर चीज की तैयारी मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाकर की थी। कई लोग होते हैं वो किताबों से तैयारी भी कर लेते हैं, कई लोग होते हैं उनके पास कोई। अब मेरी एक फ्रेंड है जिसकी एलोकेशन हुई है मेरे साथ, उसने कभी जिंदगी में अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाया, उसने किताबों से नहीं पढ़ा। वो मोबाइल में अपने आसपास दोस्तों से नोट्स शेयर कर रही है। नोट्स जैसे ग्रुप्स में शेयर हुए होते हैं, कुछ हुआ होता है, वो उस तरीके से एक आधी दफा चीजें रीड आउट करती थी, उसकी उसकी मेमोरी में बैठ जाता था, वो उस तरीके से कर लेती थी। कुछ लोग होते हैं वो किताबों पे चीजें हाईलाइट करके, किताबों पे एड सब्ट्रैक्ट करके तैयारी करते हैं, वो उनका अपना तरीका होता है। तो इस तरह आपने सुनना जरूर होता है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि क्या क्या तरीके हैं, लेकिन वट यू आर गोइंग टू चूज ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अपना पोटेंशियल क्या है। उस पोटेंशियल को जब आप आइडियलाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसके मुताबिक आप तैयारी करो, तो आपको किसी चीज मुश्किल नहीं होती। अब मुझे अपना ये तरीका पता चल गया था कि यार मुझे यूट्यूब से ऐसा नहीं है, मैं हर चीज वहां से कर सकती हूँ। तो मैंने अलिफ से लेकर जेड तक अपनी पूरी रिटर्न की, इंटरव्यू की, हर चीज की तैयारी यूट्यूब से की हुई है। अच्छा, टेक्स्ट में किसी ने क्वेश्चन पूछा है सीएसएस की प्रिपरेशन करें लेकिन इंग्लिश नहीं अच्छी, तो कैसे स्टार्ट करें। बेसिक मैंने आपको बताया कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे, आपको बहुत सी चीजें समझ आएंगी। एक एडिटोरियल फिक्स कर लेंगे, आपने उसकी प्रेसी रोज लिखनी ही लिखनी है। अब वो प्रेसी अब तो टाइम इतना अच्छा आ गया कि आपको किसी को चेक कराने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने लैपटॉप्स में ग्रामरली डाउनलोड करें। मैं वर्ड की फॉर्म में वो लिखती होती थी, कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में मैंने वो प्रेसी लिख दी है। उसके बाद ग्रामरली ने मुझे चेक करके बता दिया कि इसमें ये गलती है और इसका इम्प्रूव्ड वर्जन ये बनेगा, आपकी गलती करेक्ट करके बता देता है। गलती के अलावा वो सेंटेंस स्ट्रक्चर इन्हांस करके बता देता है। तो गलती भी आपको पता चल जाती है, और आपका आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट भी होना शुरू हो जाती है। तो फिर पहले, यानी अगर मैंने वर्ड पे कोई पैराग्राफ लिखा है ना, सपोज उसकी एफिशिएंसी आई है 80%, वो 7 एफिशिएंसी भी बताता है, तो मैं कोशिश करती थी कि उसमें से सारी गलतियां निकालने के बाद उस 80% को 95-99% तक इम्प्रूव करूं। वो जब आप एक प्रेसी वर्ड की फॉर्म में अपने सामने लिख लोगे, आपको पता है आपकी इस टाइम पे इतनी एफिशिएंसी आ रही है, आपने इसे एक्सटेंड करना है। आप वो रिटर्न पैराग्राफ दोबारा पढ़ते हो, उसके अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, स्ट्रक्चर इंप्रूव करते हो, वोकैबुलरी इंप्रूव करते हो, तो खुद ब खुद वो आपका जो है इंग्लिश अच्छी होती जाती है, इम्प्रूवमेंट देता जाता है। फिर जब आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आप उसकी
उन चीजों को रीड आउट करोगे, जैसे आज मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, मुझे 5-6 नए लफ्ज मिले, मैंने सीखा न्यूज़पेपर की राइटिंग से, सेंटेंसेस से, कि इन वर्ड्स को यूज कैसे करना है, इससे पहले कौन सी प्रपोजिशन यूज हो रही है, बाद में कौन सी यूज हो रही है, किस तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर बन रहा है। फिर मैं अगले दिन जब प्रेसी अपनी लिखनी होती थी तो मैं कोशिश करती थी मैं उन नए वर्ड्स को यहाँ पे यूज करूँ। पिछले दिन की इन्फॉर्मेशन को नए दिन की प्रैक्टिस के अंदर यूज करेंगे तो यू आर इजी टू गो, फिर आपको पता चलता जाएगा। अच्छा, कंसिस्टेंसी कैसे रखें? कंसिस्टेंसी रखने के लिए आपको अपनी जिंदगी में ना एक नेगेटिव चीज की जरूरत है, जो आपकी लाइफ में मोटिवेशन बनेगा कि आपने करना क्या है अपनी जिंदगी में। जब आपके पास वो मोटिवेशन होती है ना, उस टाइम फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। वो मोटिवेशन ही आपको कंसिस्टेंट रहने पर मजबूर करती है। तो इस तरह की कोई अपनी लाइफ में एक चीज ढूंढे जिससे आप बहुत ज्यादा तंग हो। जब आपके जहन में वो चीज बार बार आती है, आप उस चीज से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं ना, फिर आपके अंदर एक जज्बा, एक जोश पैदा होता है कि नहीं यार, मैंने अपने लिए कुछ करना है, मैंने अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ करना है। तो ये चीज आपके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। मेरे लिए तो ये चीज बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। जी, और कुछ? आज आप लोगों की क्लास है, आज मेरी क्लास नहीं है, मैंने नहीं आज पढ़ाना। आज आप लोगों से मैंने पूछना है, क्योंकि हमारी काफी टाइम से ये डिस्कशन वाली क्लास जो है पेंडिंग में जा रही थी। इसमें करप्शन तो नहीं होती, करप्शन 1-2% होती है। रिटर्न आपका, रिटर्न में कोई करप्शन नहीं है, आपके 12 के 12 पेपर आपने खुद अपने जिगरे से, अपनी मेहनत से क्लियर करने हैं। इंटरव्यू में फिर थोड़ी बहुत सिफारिश चल जाती होती है। अगर आपका रिटर्न का स्कोर मुनासिब है, बेहतर है, तो इंटरव्यू में आप कुछ बेहतर परफॉर्म कर लें, अगर आपकी सिफारिश हो तो फिर हो जाता है। लेकिन ये है कि 1-2%, मतलब अगर 300 लोग आप 300 लोगों को उन्होंने हायर करना है ना, 300 लोगों की रिक्रूटमेंट का केस है, तो उसमें कोई 5-7 होंगे जो करप्शन वाले होंगे, जो किसी सिफारिश के थ्रू होंगे, क्योंकि पैनल के अंदर ना बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है। 4-5 लोग पैनल का हिस्सा होते हैं। एक बंदे की रिकमेंडेशन से आप फाइनल नहीं होते, उन 4-5 लोगों ने आपको रिकमेंड करना होता है तो आप फाइनल होते हो। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इसके अंदर सिफारिश आपको चाहिए, कि 4 बंदों को आपको अप्रोच करना पड़ता है अगर आपने अपनी सिफारिश करवानी है तो वो बहुत कम लोगों के पास होती है। और आप हो जाते हो, आपकी सिलेक्शन बगैर उसके सिफारिश हो जाती है, अगर आपने अच्छी एफर्ट की हुई है, अच्छा टाइम लगाया हुआ है तो। ये नहीं है कि भाई आप करप्शन करोगे ही, आप किससे सिफारिश करवाओगे तो ही यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ऐसे को डेली कितना टाइम देना चाहिए? ये आपका अपने पोटेंशियल के मुताबिक है। मैंने आपको बताया सीएसएस पीएमएस की तैयारी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही आपका अपना पोटेंशियल है, आपकी अपनी रियलाइजेशन है कि आप अपने आप को जानो, आप किस चीज में अच्छे हो, किस चीज में बुरे हो। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि सीएसएस की तैयारी रिटर्न प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये बात बहुत गलत थी। मैंने एक भी दिन रिटर्न प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा स्ट्रक्चर ठीक है, मेरी स्पीड ठीक है। मैंने पहले दिन पेपर में जाके 5-5 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, फुल लेंथ ऐसे मैंने पहले दिन पेपर में जाकर लिखा हुआ है। मुझे पता था कि मेरी छोटी छोटी चीजों में गलतियां हैं, मेरे एक पैराग्राफ लिखने में गलती है, तो मैं क्यों अपने एक पैराग्राफ को बेहतर ना करूं, बजाय इसके कि मैं अपना टाइम जाया करके हर रोज फुल लेंथ ऐसे लिखने बैठ जाऊं। मैंने छोटे छोटे कंपोनेंट्स के ऊपर मेहनत की, उनको उन चीजों को इम्प्रूव किया है। तो आप लोगों ने भी यही करना है। मेरी नॉलेज बेस में गैप था। मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मुझे नहीं पता था ये सोशल साइंसेस की, इन सारी चीजों का, पॉलिटिकल साइंस का, इस्लामियात का इतना नॉलेज नहीं था। इस तरह की जो सब्जेक्ट्स हैं इनका मुझे आइडिया नहीं था। तो मैंने अपने नॉलेज गैप को इन कवर अप करने के लिए ज्यादा मेहनत की थी। मैंने कंटेंट अपना अच्छा तैयार किया, क्योंकि मुझे अपने बारे में पता था कि वंस मेरे पास अच्छा कंटेंट होगा, अच्छी चीजें होंगी, तो फिर मुझे मुश्किल नहीं होगी। बजाय इसके कि मेरे पास कंटेंट हो ना और मैं रोज लिखने की प्रैक्टिस करने बैठ जाऊं, तो इट्स कम्प्लीटली इनसेन। आपने वो चीज करनी है जो चीज आपके अंदर नहीं है, उसके ऊपर आपने एफर्ट करनी है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपने कंटेंट के ऊपर नहीं मेहनत करनी है, आपने रिटर्न प्रैक्टिस पे मेहनत करनी है। अगर आपकी रिटर्न प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी, तो आपने सिर्फ प्रेजेंटेशन पे मेहनत करनी है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी बातें ये यही है कि आपने अपने आप को पहले डिस्कवर करना है कि आप किन चीजों में अच्छे हैं, आपको किन चीजों में मसला है। देन यू आर गोइंग टू डू द थिंग्स इन द राइट वे। फिर आपको पता चलेगा कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, और व्हाट यू आर गोइंग टू, कि आपने क्या चीज करनी है।
अच्छा, डेली रूटीन स्टडी टाइम कितना होना चाहिए? अगेन इसके ऊपर दोबारा ये बात आती है, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। मैंने अपने दिन का टारगेट बनाया होता था, मतलब मुझे पता था कि मेरे पास 6 महीने हैं तैयारी करने के। 6 महीने तैयारी करने के हैं तो मेरे पास टोटल 11 सब्जेक्ट हैं जिन्हें मैंने तैयार करना है। इंग्लिश तो दो एक ही मैं कंसीडर करती हूँ उसे, और 10 सब्जेक्ट और है। अब मैंने इन 11 सब्जेक्टों को 6 महीने में डिवाइड किया। इंग्लिश तो रोज रोज की रोज करनी है ना, तो इंग्लिश को निकाल दें। 10 सब्जेक्टों को मैंने 6 महीनों में डिवाइड किया कि मेरे पास पर सब्जेक्ट कितना टाइम बनता है। 6 महीने में 30 दिन होते हैं, 6 × 18 यानी टोटल आपके पास 180 है दिन। अब 180 दिन है और आपके 10 सब्जेक्ट हैं, तो 10 सब्जेक्ट अगर अब मैंने अब एक सब्जेक्ट तैयार करना है तो मेरे पास 18 दिन बचता है। यानी कि 100 नंबर का सब्जेक्ट मैंने तैयार करना है तो आई हैव 18 डेज। अब 18 डेज के अंदर जब मैंने एक सब्जेक्ट को तैयार करना है तो उसमें मेरा शेड्यूल होता था कि इंग्लिश मैंने 7 लाजमी करनी है। और फिर मैंने क्या करती थी कि अपना पहला दिन मैं इस चीज पे कंज्यूम करती थी उन 18 दिनों में, कि सपोज अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की तैयारी शुरू करने लगी हूँ तो पहला दिन मैं इस चीज पे लगाती थी कि मैं पास्ट पेपर सारे निकालती थी, सिलेबस निकालती थी, और उन दोनों की आपस में मैच मेकिंग करती थी कि पास्ट पेपर में किस टॉपिक में से कितनी चीज आई है, मुझे पूरे सिलेबस में से किस पार्ट को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। पहला काम ये करना होता है। तो पास्ट पेपर में मैंने देखना शुरू किया कि सपोज सिलेबस में पहला टॉपिक है मुस्लिम फिलोसफर। 10 मुस्लिम फिलोसफर हैं, अब इन 10 मुस्लिम फिलोसफर्स में से मैंने हर पेज पे एक एक की हेडिंग दे दी, प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, सारों के नाम लिख लिए। अब मैं पांच पेपर खोलूंगी, मैंने शुरू किए थे। 2000 में प्लेटो में से कौन सा सवाल आया, 2001 में कौन सा आया, 2002 में कौन सा आया। इस तरह 20-25 सालों की मैंने प्लेटो के सारे सवाल नोट कर लिए, अरिस्टोटल के कर लिए, मैकियावेली के कर लिए, जितने भी फिलोसफर हैं कर लिए। अब मुझे पता चल गया कि इन 10 फिलोसफर्स में से किस फिलोसफर के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं और किस पे सबसे कम पूछे जा रहे हैं। अब ये काम करने से मुझे पता चल गया कि 10 लोगों का अगर मेरे पास टॉपिक थे तो इन 10 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, उन 10 में से ही तो एग्जामिनर हर दफा नहीं ना सवाल पूछ रहा। कोई 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे जिसमें से वो मैक्सिमम सवाल पूछ रहा होगा। तो मैंने आइडियलाइज कर लिया इस तरीके से कि अगर 100% मेरा सिलेबस है तो उसमें से 60% सिलेबस ऐसा है जो एग्जामिनर हिट करता है, जिस 60% में से वो पेपर पूछता है, तो ये मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने उन 18 दिनों में से सबसे पहले वो चीज तैयार करनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये काम करने पे आपको जरूर टाइम जरूर लगता है, आपका एक आधा दिन जरूर इस चीज पे सर्व होता है, लेकिन ये लॉन्गर रन में आपको बहुत बेनिफिट करना है। दूसरी चीज मैं ये करती थी कि अब मुझे पता चल गया कि मैंने इन 10 फिलोसफर्स में से कौन से 6 तैयार करने हैं। अब उन 6 को मैंने तैयार किस सोर्स से करना है, इस चीज के ऊपर आपको टाइम लगाने की जरूरत है। तो वो मैंने आपको बताया, मैं हमेशा यूट्यूब से चीजें तैयार करती थी। तो मैंने यूट्यूब से फिर चैनल वगैरह सर्च करना होता था। तो मैंने 18 दिनों में से एक दिन इसी चीज पे सर्व करना होता था कि यार मैं सोर्सेज कौन से यूज कर रही हूँ और इस 100% के सिलेबस में से कौन सा पार्ट है जिसके ऊपर मैंने फोकस करना है। और इंग्लिश मैंने साथ साथ करनी होती थी। तो इस तरह आप अपना टारगेट देखें कि हाउ मेनी डेज यू आर प्रोवाइडेड विद फॉर द प्रिपरेशन। उन टोटल दिनों को 10 सब्जेक्ट पे डिवाइड करें। आपके पास पर सब्जेक्ट का दिन निकल आएंगे कि एक सब्जेक्ट के लिए आपको इतना टाइम चाहिए। उसके सिलेबस में से इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट चीजें निकालें और उन्हें उन 18 दिनों पे या 20 दिन जितने भी आपके निकल रहे हैं अपने शेड्यूल के लिहाज से उन्हें नोट डाउन करना है, और फिर आपका 18-20 दिनों में एक सब्जेक्ट तैयार हो जाए। अब उन 18-20 दिनों में सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए हर बंदे का टेम्परामेंट अलग है। आपको 2 घंटे चाहिए तो आप सिर्फ दिन में 2 घंटे भी पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको 10 घंटे चाहिए तो आपको दिन में 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको टारगेट बनाया कि हर 18 दिनों में अपनी ये चीज कवर करनी है। इस तरीके से चीजें, ये नहीं अभी पता कि जीके के कितने डेज बाद ऐसे का पेपर होगा। ये कॉन्ट्राडिक्शन चल रही है, हो सकता है जीके के पेपर के अगले दिन ही इंग्लिश और उर्दू का ऐसे पेपर हो जाए, हो सकता है थोड़े ज्यादा दिनों के गैप से। जी। इसमें कोई मुश्किल
इसी तरीके से, जिस तरीके से इंग्लिश का लिखते होते हैं वैसे ही आउटलाइन बनानी, वैसे ही बाकी सारी चीजें करनी जैसे इंग्लिश ऐसे के अंदर करते होते हैं। जी अब आ रही है आवाज? हेलो। ठीक है, मैं बता रही थी कि आप वैसे इधर भी वैसे ही चीजें लिखनी है जैसे आपने इंग्लिश ऐसे के अंदर लिखी थी। कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है इसमें। चले आपका कोई क्वेश्चन करते हैं इंशाल्लाह की क्लास में बात करेंगे। आज हम ऐसे क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखना।